बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अबाउट मोशन एंड फोर्स। मोशन क्या है, फोर्स क्या है, इसको देखते हैं। तो मोशन क्या है, हमने जो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था काइनेमेटिक्स एंड चैप्टर 3 में डायनामिक्स। तो चैप्टर 2 में जो स्टार्ट में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी रेस्ट एंड मोशन की। तो बॉडी रेस्ट में कब होता है, जब वो अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो हम कहते हैं बॉडी इज़ इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इसी तरह मोशन में बॉडी कब होता है, जब वो अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होता है, तो हम कहते हैं बॉडी इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। बॉडी क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में है। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज़ बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसी टर्म होती है जो बॉडीज़ को मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है, या बॉडीज़ को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। हमने ये भी पढ़ी थी डेफिनेशन चैप्टर 3 में 9th क्लास में। फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। एंड इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और ये बॉडीज़ की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो भी चेंज करती है। जैसे एक फुटबॉलर फुटबॉल को किक लगाता है, तो वो बॉडी की मोशन को क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। इट कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने देख ली कि मोशन एंड फोर्स क्या है। अब देखें, इस चैप्टर में हम जो मेन फोकस है वो मोशन के ऊपर होगा। मोशन में देखें, हमारी अगर हम यूनिवर्स में देखें तो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हमारे मौजूद हैं इस यूनिवर्स में, वो तमाम के तमाम मोशन में। ठीक है, कंटिन्यूसली जो है वो मूव कर रहे हैं। इसमें आपकी बुक में जो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें दिखाया गया है, उसमें एक लिखा हुआ है कि जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं ये परपेचुअल मोशन में है। परपेचुअल का मतलब ये है जो हमारे पास तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं ये कंटिन्यूस यानी कि हर वक्त ना ख़त्म होने वाली हरकत में है। यानी कि हर ऑब्जेक्ट हर वक्त किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी रेफरेंस के मुताबिक वो मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें पहले जो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है उसमें ये दो टर्म्स जो लिखी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है। वी लिव इन अ यूनिवर्स ऑफ कंटिन्यूअल मोशन। हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूस मोशन के साथ हैं, यानी कि हर वक्त वो मूव कर रहे हैं। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। इसका क्या मतलब है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। इसका मतलब है कि मोशन और जो रेस्ट है ये दोनों आपस के साथ जो है वो आपस में रिलेट करते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऑब्जेक्ट 100% रेस्ट में है या फिर 100% मोशन में है, बल्कि वो आपस में रिलेटिव होते हैं। यानी कि इसकी एग्जांपल ये देख लें कि अगर एक गाड़ी के अंदर देखें, लेट से ये कोई गाड़ी है, ठीक है, तो इसमें अगर कोई पर्सन दो बैठे हुए हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में रेस्ट में, दोनों क्या है, रेस्ट में। लेकिन ये बाहर कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो उसके लिहाज से अगर ये गाड़ी मूव कर रही है तो ये आपस में तो रेस्ट में है, लेकिन इसके लिहाज से ये मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये एक ही टाइम में रेस्ट में भी हैं, एक ही टाइम में मूव भी कर रहे हैं, तो ये आपस में रिलेटिव हैं। ठीक है, रिलेटिव मोशन के अंदर हैं। तो इसका ये मतलब है मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। इसकी एक और एग्जांपल है कि ये जो अर्थ है, अर्थ में हम क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जैसे अर्थ रेस्ट में है। अगर हम आउटसाइड चले जाएँ, अगर हम सन से ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि अर्थ इज़ आल्सो मूविंग। तो अर्थ भी मूव कर रही है अराउंड द सन। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हमें चीज़ एक टाइम में जो रेस्ट पे नज़र आ रही है वो भी मोशन में होती है। अच्छा, ये जो मोशन होती है ये बॉडीज़ की कई तरह से हो सकती है। बॉडी की जो लीनियर मोशन हो सकती है, जैसे ये मैंने दिखाया, बॉडी सर्कुलर फॉर्म में मूव कर सकती है। ठीक है, बॉडी 2 डायमेंशनल मूव कर सकती है। जैसे ये एक फुटबॉल को किक लगाई जाए तो फुटबॉल से जब हम किक लगाएंगे तो बॉल की जो ये 2 डायमेंशनल है, यानी इसमें वाई कंपोनेंट भी है, एक्स कंपोनेंट भी है, ये आगे हम देखेंगे। इसी तरह बॉडी 3 डायमेंशनल भी मूव कर सकती है। जैसे अगर एक कंटेनर में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो वो 3 डायमेंशनल मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, 3D। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा जो है ये पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट से पहले हम डिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या है कि फ़र्ज़ करें हम पॉइंट ए पे हैं, हम पॉइंट ए से बी तक जाना चाहते हैं, तो हम इससे कई पाथ के थ्रू जा सकते हैं। हम इससे पाथ 1 से जा सकते हैं, पाथ 2 से जा सकते हैं, पाथ 3 से जा सकते हैं, ठीक है, पाथ 4 से जा सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ पाथ्स हैं जिनके थ्रू हम जा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो जो हमारा एक्चुअल पाथ होता है ये टोटल लेंथ होती है, यानी जितना हमने कवर किया होता है जो टोटल लेंथ, वो हमारी होती है डिस्टेंस।
डिस्टेंस को डिफाइन करें, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल, अगर हम इस रास्ते से गए हैं तो ये इसका डिस्टेंस है, इस रास्ते से गए हैं तो ये डिस्टेंस है, इससे गए हैं तो ये है, अगर इससे गए हैं तो ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाना चाहते हैं तो बहुत सारे पाथ्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक ऐसा रास्ता भी हमारे पास है जो यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कम से कम फासला है। तो वो अगर हम यहाँ पे एक दरमियान में यूँ एक लाइन लगा दें तो ये हमारे पास कम से कम डिस्टेंस है, जिसको हम पाथ नंबर 5 का नाम दे देते हैं। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स, इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। जो कम से कम फासला है दो पॉइंट्स के दरमियान, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसकी सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप अपने घर से स्कूल जाना चाहते हैं तो उसके कई पाथ्स होते हैं जिससे आप जा सकते हैं, लेकिन अगर सारी चीज़ें हटा दी जाएँ, शॉप्स वगैरह सब कुछ हटा दिया जाए और दरमियान में एक आपके घर से सीधा स्कूल तक की एक दरमियान में सड़क बना दी जाए, तो वो आप इजीली वहाँ से जा सकेंगे। वो कम से कम जो फासला होगा वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपकी जो बुक डेफिनेशन लिखती है वो लिखती है कि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये एंड पॉइंट्स हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तो एंड पे ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। उसके बाद डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्यों है, क्योंकि हम ये जो डिस्टेंस है इसमें हम डायरेक्शन को, इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। देखिए ये मूव करता जा रहा है तो कोई एक ख़ास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर है। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास वेक्टर होती है। वेक्टर क्यों होती है, ये कौन सी क्वांटिटी वेक्टर, क्योंकि इसमें ये देखें हर पॉइंट पे ये देखें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक ही लाइन में है तो इसकी स्पेसिफिक एक डायरेक्शन है, ठीक है। यानी बॉडी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एक ही डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसमें चूंकि डायरेक्शन का फैक्टर भी आ गया तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो जिसमें डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो तो वो वेक्टर होती है। तो इसलिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर है। अच्छा, उसके बाद डायमेंशन की बात करें, उसके बाद सॉरी इसकी सिंबल की बात करें तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, इसको हम डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम इसको डी के साथ भी करते हैं रिप्रेजेंट, एल के साथ भी करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डी के साथ, और इसके ऊपर मैंने एरो क्यों लगाया, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आ जाए इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट मीटर होता है। तो इसका भी यूनिट क्या है, क्योंकि है तो ये भी डिस्टेंस ही ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है नो डाउट, लेकिन है तो डिस्टेंस ही, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, ठीक है। इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसकी कैपिटल एल होगी, क्योंकि मीटर इज डिस्टेंस, तो इसकी हमारे पास डायमेंशन लेंथ होती है। अगर हम इसको एम एल टी की फॉर्म में लिखे तो एम इसमें मौजूद नहीं है तो इसके ऊपर 0 आ जाएगा, एल मौजूद है तो इसके ऊपर 1, टी भी नहीं है तो टी नॉट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसकी भी सेम है, लेंथ मीटर है, चूँकि लेंथ एम एल टी की फॉर्म में ये सेम इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जैसे बुक में डिफाइन किया गया उसकी तरफ आते हैं। बुक में डिफाइन किया गया है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। देखिए लेट्स से हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इसका जो ये यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जबकि यहाँ से यहाँ तक जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस इसने कवर किया है, वो फासला जिसे हम डिस्टेंस कह रहे हैं, वो एस है। अब ये पॉइंट ए को अगर हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखे r1 तो इसको हमें ओरिजिन से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन हमने लिया हुआ है। इसी तरह बी को भी ओरिजिन से हमने मिला दिया। अब देखिए बाई हेड टू टेल रूल अगर देखें तो ये वेक्टर ए इसको कह दें, इसको वेक्टर बी कह दें, तो ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं और इनका हमें ये रिजल्टेंट मिल रहा है। क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट में जो दूसरे वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट का हेड मिल रहा होता है और पहले के साथ उस रिजल्टेंट की टेल मिल रही होती है। तो ये पहला वेक्टर है, इस रिजल्टेंट की टेल मिल रही है, तो यहाँ पे फिर ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट है, जबकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है R1 ऐड हो रहा है D में और रिजल्टेंट मिल रहा है R2। और यहाँ से अगर D निकालना चाहें डिस्प्लेसमेंट तो R1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए चेंज इन पोजीशन, यानी पॉइंट A से पॉइंट B तक की जो चेंज आई है पोजीशन में, वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो चेंज आया है वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहाँ से यहाँ तक इतना चेंज है, देखिए ये यहाँ तक इक्वल है और ये यहाँ तक, इनमें जो चेंज है वो ये D है। D इज इक्वल टू इस R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो पोजीशन में चेंज आ जाएगा। तो चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके नेक्स्ट आपके जो एम कैट और जो आपके पास ई कैट है उनके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में चेंज इन पोजीशन हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी बुक में वैसे नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बता रहा हूँ। देखिए चेंज जो हमारे पास डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशो
हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है, तो इसलिए हमारे पास जो इसकी रेशो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। और इक्वल टू 1 भी हो सकती है, वो इस सूरत में कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक मूव करके गए हैं तो यही हमारा डिस्टेंस भी हम इसको कह सकते हैं। अगर हमने एक ही पाथ चूज़ किया है वो ये है, तो यही हमारा डिस्टेंस भी है और यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है, यानी यही डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, जितनी डिस्टेंस की वैल्यू है उतनी डिस्प्लेसमेंट, तो फिर हमारे पास रेशो 1 आती है। यानी अगर हम ये रेशो लें, डिस्टेंस एस ओवर डी इज इक्वल टू, अगर 2 मीटर डिस्टेंस है फ़र्ज़ करें तो 2 मीटर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारे पास ये 1 आ गया। इस सूरत में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा है, लेट्स से ये 4 है, डिस्टेंस ये हमने चूज़ किया है, डिस्प्लेसमेंट ये, अगर ये 4 है तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1 या फिर ग्रेटर देन 1। ये जो रेशो आएगी डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की, ये या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर इक्वल टू 1 होगी, और ये लेस देन 1 कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास जो नीचे टर्म है वो छोटी आ रही है, ऊपर बड़ी आ रही है, तो ये कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकती। मैंने क्रॉस लगाया हुआ, यानी कि डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता, मिनिमम 1 हो सकता है। फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट 0 बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। इसका क्या मतलब है, वो कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, कभी भी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। यानी अगर यहाँ से बॉडी यहाँ तक मूव करके गई है, फिर यहाँ से यहाँ तक आई है, तो लेट से 4 मीटर ये डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर ये कवर किया, तो टोटल जो डिस्टेंस होता है वो सारे का सारा ऐड करना होता है। 4 मीटर प्लस 4 मीटर हमारे पास 8 मीटर आ जाएगा। इसमें हमने पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी होती है डिस्टेंस में, कि कितना हमने डिस्टेंस, कितना हमने फासला, कितना पाथ कवर किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट चूँकि चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन, तो यानी बॉडी ने अगर यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और वो एंड पे यहाँ पे ही आ गया, तो फिर चेंज इन पोजीशन तो ना हुआ, फिर इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ। यानी कि 4 मीटर इधर गया है, 4 मीटर इधर आया है, तो 4 मीटर माइनस 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट में चूँकि माइनस आ रहा है, तो चेंज ले रहे हैं 4 मीटर माइनस 4 मीटर, तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है चेंज तो कोई भी नहीं हुआ। इसलिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 हो सकता है, कैन बी 0, लेकिन जो डिस्टेंस है ये कभी भी 0 नहीं होता। अगर हम सर्कल की बात करें, ये देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं। ये सर्कुलर फॉर्म में अगर एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल का अगर पूरा 1 रेवोल्यूशन देख रहे हैं, 1 पूरा सर्कल, इसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। सर्कमफेरेंस मतलब ये जो बाउंड्री है इस सर्कल की। तो इसमें हमसे वो पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इसमें 0 है। क्यों भला, क्योंकि लेट से यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, तो हाफ उसने यहाँ तक कवर किया यूँ, ठीक है, फिर हाफ उसने यूँ कवर किया, तो दोबारा वो अपनी उसी पोजीशन पे आ गया। तो चेंज क्या आया, चेंज तो कोई नहीं आया, जिस जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे आकर रुक गया। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई है। फिर अगर हमसे पूछा जाता है, तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 2πr। तो इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस जो है वो 0 कभी भी नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम हाफ ले लें, 1 रेवोल्यूशन की बजाय हम हाफ रेवोल्यूशन लें, तो हाफ रेवोल्यूशन में क्या होगा, यानी कि सेमी सर्कल। हाफ का क्या मतलब है, इस सर्कल का हाफ, सेमी सर्कल। तो इसमें हमारे पास देखें जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, जबकि ये क्या है, ये तो s है ना, ये यहाँ से यहाँ तक s है, जबकि ये क्या है, d शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो s जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। तो चूंकि हाफ रेवोल्यूशन है तो इसका हम हाफ ले लेंगे, 2 से कट जाएगा, तो जो इसका डिस्टेंस है s वो आ जाएगा πr के। s किसके इक्वल आ गया हमारे पास, πr के। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट देखें इसका जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है, यहाँ से यहाँ तक r है, क्योंकि सर्कल से दरमियान वाले पॉइंट से एंड तक की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस वो रेडियस होता है। तो चूंकि ये डिस्टेंस है तो इसमें ये भी रेडियस आ रहा है, ये भी रेडियस, तो 2r हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इस सूरत में। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, सर्कल को यहाँ पे हाफ किया, अगर इसके 4 हिस्से कर दें, यानी इसको अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो इस सूरत में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। तो देखें ये हमारे पास अगेन रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला, यहाँ से A पॉइंट और B पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट D ये है, जबकि मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस हमारे पास S है। अब चूंकि 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो 2πr को 4 पे डिवाइड करेंगे तो πr/2 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया S, ठीक है, डिस्टेंस आ गया। और अगर हमारे पास, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट D निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है,
तो इसमें हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, जिसमें दो दी हुई हों और एक फाइंड करना हो। तो हमने हाइपोटेनियस फाइंड करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे डी है, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर एरो लगाया क्योंकि वेक्टर है, इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डी स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे क्योंकि स्क्वायर खत्म करना है, इसका भी अंडर रूट लिया, तो ये आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर के साथ ये कट गया, बाकी अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 2 और साथ में आर आ गया, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन आपने ये जो इसमें डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक कर लेना है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 3 विच इज़ अबाउट डिस्प्लेसमेंट।